गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 12 ऑफ योर यूनिट 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटा अब तक हम आपका नील बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया। उसके बाद नील बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड कौन कौन सी कैलकुलेशन की, आपकी एनर्जी की, आपकी वेलोसिटी की, आपकी रेडियस की, वेव नंबर्स की। तो ये सारी कैलकुलेशन हम अच्छे से कर चुके हैं। तो एक बार चलो एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार आपके चार दोस्त बैठे थे, एक आपके नील बोर, ठीक है, दूसरे आपके प्लैंक्स, तीसरे आपके आइंस्टीन और चौथे आपके डी ब्रोगली, ठीक है। ये चार दोस्त बैठे हुए थे। आपके नील बोर ने हालांकि अभी अभी फ्रेशली अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, सारे कैलकुलेशन दी थी, सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बट आपके नील बोर थोड़े से परेशान थे। किस लिए? उन्होंने कहा, तो उनके दोस्तों ने कहा कि आप क्यों परेशान हो, पूछा उनसे। तो वो बोले बाकी सब तो ठीक है एटम के मॉडल में, बट मैं बोर क्वांटाइजेशन कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं कह पाया, ठीक है। बोर क्वांटाइजेशन कंसेप्ट आपका क्या था कि जो आपके बोर ने कहा था कि आपका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है, उसको हम बोर क्वांटाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में वो प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, ठीक है। तो वो थोड़े से परेशान थे। तो इस तरीके से थोड़ा माहौल चेंज करने के लिए आपके प्लैंक्स ने कहा कि मान लिया कि आपने एटॉमिक मॉडल तो दे दिया, बट वो किसके कारण दिया है? अगर मैं एनर्जी का कंसेप्ट नहीं देता तो क्या आप अपना एटॉमिक मॉडल दे पाते? तो उन्होंने डी ब्रोगली ने कहा कि बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप ये ना बताते कि एनर्जी ऑफ फोटोन आपकी hc/λ के बराबर होती है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ के बराबर होती है, तो मैं अपना जो एटॉमिक मॉडल है या मैंने जो आपकी एनर्जी शेल की कैलकुलेशन की है वो मैं कर नहीं पाता, ठीक है। तो उन्होंने, आपके प्लैंक्स बहुत खुश हुए, ठीक है। उसके बाद आइंस्टीन भी वहां बैठे हुए थे। तो आइंस्टीन बोले कि इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, आपने तो सिर्फ फोटोन की एनर्जी के बारे में बताया है। मैंने अपनी थ्योरी में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, मैंने हर उस चीज की या हर उस सब्सटेंस की एनर्जी के बारे में बताया है जिसके पास भी मास है, ठीक है। यानी कि जिसके पास भी मास है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास भी मास है, ठीक है, यानी कि वो क्या है, आपका मास है, कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में मास है, तो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा होगा, दैट मीन्स आपका क्या है, मैटर है। जिसके पास भी आपका मास और वॉल्यूम है, दैट मीन्स वो सब्सटेंस आपका क्या है, मैटर है। तो आपका क्या कहा आइंस्टीन ने कि मैंने हर एक मैटर की एनर्जी के बारे में बताया है अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने इस टाइप की एक थ्योरी दी थी जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला था। उसमें उन्होंने हर एक सब्सटेंस की एनर्जी के बारे में बात किया, जिस भी सब्सटेंस में मास है उसकी एनर्जी के बारे में बताया, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट जो प्लैंक्स ने दी, ये आपके आइंस्टीन ने दी, ठीक है। उसके बाद आपके डी ब्रोगली जो थे, थोड़े से शांत बैठे हुए थे, ठीक है। तो डी ब्रोगली नाम के जो चौथे इनके फ्रेंड थे वो शांत बैठे हुए थे, ठीक है। वो तीनों की बातें सुन रहे थे कि प्लैंक्स क्या कह रहे हैं, आपके नील बोर क्या कह रहे हैं, आपके आइंस्टीन क्या कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो चुपचाप बैठे हुए थे, थोड़ी देर बाद वो घर चले गए, ठीक है। तो उनके दिमाग में यही चीज चल रही थी कि आपके अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स किसी भी फोटोन में एनर्जी कितनी होगी, hc/λ, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन की थ्योरी टोटली मैटर पे बेस्ड थी, जिसमें भी मास है, जो भी वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, E=mc²। तो क्योंकि फोटोन की एनर्जी इतनी होगी, तो फोटोन हो गया आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, या हम बात करें एटम, आपका क्या है, इनमें मास है, ठीक है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये चीजें भी आपकी मैटर है, ठीक है। तो यानी कि उसकी एनर्जी इतनी भी हो सकती है इनकी, ठीक है। तो उन्होंने दोनों इक्वेशन को जनरलाइज किया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन। तो उन्होंने दोनों इक्वेशन को जनरलाइज करके
एक नई इक्वेशन दी, दैट इज hc अपॉन लेमडा इज इक्वल टू mc²। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो गया। देन c आपकी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो उसके बाद उन्होंने c को आपकी v से डिनोट किया, दैट इज द वेलोसिटी। ठीक है, आपकी जो c थी उसको आफ्टर कैंसलिंग दिस c उन्होंने v से डिनोट कर दिया। तो ये जो आपका एक c बचा है इसकी जगह उन्होंने लिख दिया दैट इज mv। उसके बाद उन्होंने क्या किया बेटा, आपका लेमडा को सेपरेट किया, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, एक इक्वेशन उन्हें ये मिली, दैट इज हम कह सकते हैं ये इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें पता है, वी नो दैट, कि जो आपका मोमेंटम होता है, आपका क्या होता है, एम वी होता है, जिस मोमेंटम को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस mv की जगह मैं मोमेंटम रख सकता हूं, आपका क्या रख सकता हूं, p रख सकता हूं। तो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p। ठीक है, तो उन्होंने ये दो इक्वेशन डिराइव की और इन दो इक्वेशन को कहा जाता है आपका डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इक्वेशन। ठीक है, इन दो इक्वेशन जो आपकी डी ब्रोगली ने डिराइव की थी इनको कहा जाता है डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, ड्यूअल नेचर जो है आपका मैटर उसको एक्सप्लेन कर रही है ये दोनों इक्वेशन, इसलिए इन दोनों इक्वेशन को कहा गया डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इक्वेशन। ठीक है, अब ड्यूअल नेचर आपका क्या होता है कि आपका जो मैटर है दो टाइप का नेचर शो करता है। उन्होंने बताया इन दोनों इक्वेशन को प्रॉपर्ली डिफाइन करके बताया कि ड्यूअल नेचर मीन्स होता है टू टाइप्स ऑफ नेचर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर मीन्स मैटर इज शोइंग टू टाइप्स ऑफ नेचर। पहला नेचर दैट इज पार्टिकल नेचर, ठीक है, और दूसरा नेचर दैट इज वेव नेचर। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उनकी ये दोनों इक्वेशन प्रॉपरली मैटर के इन दोनों नेचर को एक्सप्लेन कर रही थी। पार्टिकल नेचर में उन्होंने क्या कहा कि बेटा जैसे उन्होंने क्या कहा कि जैसे आपका किसी भी सब्सटेंस में मास होगा और वो v वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास है वो v वेलोसिटी से घूम रहा है, यानी कि उसमें क्या है, उसमें मोमेंटम है, वो घूम रहा है कंटिन्यूअसली। कोई सब्सटेंस है जिसमें मास है और वो v वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली घूम रहा है, यानी कि उसमें क्या है, आपका मोमेंटम है। तो क्या कहा उन्होंने कि मैटर, आपका मास है सब्सटेंस में, v वेलोसिटी से घूम रहा है, यानी कि वो मैटर है। ठीक है, कोई भी चीज जिसमें मास और आपकी वॉल्यूम है दैट मीन्स इट इज मैटर। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास है और वो v वेलोसिटी से घूम रहा है, यानी कि वो मैटर है। ठीक है, और क्योंकि वो घूम रहा है यानी कि क्या है, उसमें मोमेंटम भी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि मैटर में, या हम कहेंगे पार्टिकल में, या मैं कह दूं कि मैटर जो है पार्टिकल नेचर भी शो करता है। पार्टिकल नेचर मतलब कि जैसे पार्टिकल घूमता घूमता आपका मोमेंटम जनरेट करता है, उसी तरह मैटर जिसका मास m है अगर वो भी कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है आपका, तो उसमें भी मोमेंटम जनरेट होगा, वो पार्टिकल की तरह मोमेंटम भी जनरेट करेगा। देखो इस तरीके आपका ये पता चला कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास है जो v वेलोसिटी से घूम रहा है दैट मीन्स इट कंटेन मोमेंटम। जैसे पार्टिकल में मोमेंटम होता है ऐसे ही किसी भी सब्सटेंस में जिसमें भी मैटर, जो भी मैटर है जिसमें भी मास है वेलोसिटी से घूम रहा है यानी कि वो मैटर है। तो मैटर में आपका पार्टिकल की तरह मोमेंटम होगा, जैसे पार्टिकल घूमता घूमता मोमेंटम जनरेट कर लेता है उसी तरह मैटर भी घूमता घूमता पार्टिकल नेचर शो करेगा, दैट इज उसमें क्या होगा, इट जनरेट्स, या हम कहेंगे
पार्टिकल की तरह आपका क्या होगा, मैटर में भी क्या होगा, पॉजेस मोमेंटम, दैट इज पी। ठीक है, तो ये हो गया पार्टिकल नेचर उन्होंने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट आपका मैटर का उन्होंने वेव नेचर भी डिफाइन किया। वेव नेचर का मतलब क्या है कि देखो उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, दैट मींस उसमें मोमेंटम जनरेट हो गया है। ठीक है, और जब आपका पार्टिकल v वेलोसिटी से जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे देखो इसका रिलेशन किसके साथ है, वेवलेंथ के साथ है, यानी कि वो क्या कर रहा है, आपका कुछ ना कुछ वेवलेंथ एमिट करता हुआ जा रहा है। जब पार्टिकल कंटिन्यूअसली आपका घूम रहा है, या हम कहेंगे मैटर जिसमें मास m है, v वेलोसिटी से वो कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो उसमें मोमेंटम जनरेट हो गया है, और साथ के साथ वो घूमते घूमते आपकी वेव लेंथ भी जनरेट करता जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इन दोनों इक्वेशन से मैटर के ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन किया, दैट इज मैटर पॉजेस पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। इन दोनों कंबाइंड नेचर को हम कहते हैं ड्यूअल नेचर। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे आपका कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है, तो उसमें मोमेंटम होगा। जैसे आपका पार्टिकल घूमता है तो मोमेंटम जनरेट कर रहा है, यानी कि आपके मैटर में मोमेंटम है, दैट मीन्स उसका पार्टिकल नेचर है। ठीक है, पार्टिकल्स में मोमेंटम होता है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि ये पार्टिकल्स जिनमें मास m है और v वेलोसिटी से घूम रहे हैं, साथ के साथ इनमें मोमेंटम जनरेट हो गया है, तो यहाँ इस रिलेशन से हमें ये पता चला कि ये कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी जनरेट करेगा या वेवलेंथ भी एमिट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका वेव नेचर भी है इन पार्टिकल्स में। क्या, मैटर में आपका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर के हिसाब से इनमें मोमेंटम जनरेट हो रहा है। ठीक है, और वेव नेचर के हिसाब से क्या कहा है कि जब ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, पार्टिकल जिनमें मास m है, v वेलोसिटी है, तो वो मूव कर रहे हैं, तो आपका मोमेंटम तो जनरेट हो ही रहा है, साथ के साथ ये कुछ ना कुछ आपकी वेवलेंथ भी एमिट कर रहा है, यानी कि वेव एमिट कर रहा होगा तभी तो वेवलेंथ एमिट हो रही है, वेव की कुछ ना कुछ लेंथ होगी। ठीक है, तो ये दो नेचर बताए। साथ के साथ बेटा उन्होंने एक चीज और बताई। ठीक है, तो इन दोनों को मैं यहां लिख लेती हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को, ये बहुत ज्यादा काम आएगी अभी। उन्होंने एक रिलेशन और बताया, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। ठीक है, एंड लेमडा इक्वल टू h अपॉन p। ठीक है, तो उन्होंने बेटा एक रिलेशन और फाइंड किया जो कि आपका था काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ के बीच में। उन्होंने क्या कहा, वी नो दैट, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा तो उन्होंने 2ke mv² लिखा। देन उन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे हो गया आपका 2mke इज इक्वल टू m² v²। आपको पता है कि आपका मोमेंटम आपका क्या होता है, p, जिसकी वैल्यू होती है mv। ठीक है, तो इसकी जगह उन्होंने क्या रख दिया, p² रख दिया। 2m काइनेटिक एनर्जी, p की वैल्यू अगर आप ये स्क्वायर इस साइड करते हो तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। देन ये जो आपकी इक्वेशन है फिफ्थ, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में रखा तो आपकी वैल्यू आई लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उन्होंने एक रिलेशन, डी ब्रोगली ने एक रिलेशन ये भी फाइंड किया था, किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख के आपके तीनों दोस्त जो थे, इनके डी ब्रोगली के, प्लैंक्स, नील बोर एंड आइंस्टीन बहुत ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने बैठे बैठे सोचते सोचते एक इतनी अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया। ठीक है, बट आपके जो नील बोर थे वो अब भी परेशान थे, अब भी दुखी थे। ठीक है, उन्होंने कहा
कि चलो ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि नई आपकी नया कंसेप्ट निकल के है, बट मेरा जो बोर क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट था वो तो मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा, कि वो तो अब भी अधूरा रह गया है। ठीक है, तो उन्हें समझाते हुए आइंस्टीन ने क्या कहा कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, आप बस हाँ और ना में जवाब देना। ठीक है, मैं जैसे जैसे कहता जाऊं आप मुझे वो बताते जाना। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, देखो उन्होंने कहा कि आपने जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया है, यानी कि एटम का जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया है उसमें न्यूक्लियस है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, डी ब्रोगली ने कहा कि सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा आइंस्टीन ने कि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा हाँ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसकी दूरी r है, तो उन्होंने मान लिया कि भाई हाँ मैंने तो r ही लिए। ठीक है, उन्होंने कहा जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्या उसमें मास है, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन में भले ही नेग्लिजिबल मास हो बट मास तो है। और उन्होंने कंसिडर भी किया था कि आपके न्यूक्लियस से एक बॉडी जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से घूम रही है, दैट मीन्स उन्होंने कहा यहाँ पे मास भी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि आपकी बॉडी जो है मूव कर रही है इस तरीके से, न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि यहां तक तो आपका सब कुछ सही है, बट एक कंसेप्ट आप भूल गए जो अभी अभी आपके डी ब्रोगली ने दिया है, क्या कि जिस भी बॉडी में मास है और वो v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि उसमें मोमेंटम होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ मोमेंटम होगा। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने कहा क्या कहा कि मोमेंटम के साथ साथ वो वेव नेचर भी शो करता है, यानी कि घूमते 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 आपकी क्या है, वेव्स भी जनरेट करता जा रहा है, अपने पीछे वेव्स को छोड़ते जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से ना घूम के घूमते घूमते इस तरीके से कंटिन्यूअसली वेव्स जनरेट करते जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि मान लो मैं इस लेंथ को 2πr ले लूं, ये आपकी लेंथ उन्होंने क्या ली कि मान लो मैंने लेंथ को, उन्होंने क्या कहा कि इस लेंथ को अगर मैं 2πr ले लूं, ठीक है, ये 2πr, ये जो लेंथ है 2πr किसके बराबर होगी, वेव लेंथ। ठीक है, जो भी वेव इसने जनरेट किया है, साथ के साथ उन्होंने यहाँ n और ले लिया, यानी कि नंबर ऑफ वेव लेंथ जनरेट की, जरूरी थोड़ी ना एक ही वेव जनरेट करे घूमते घूमते। ठीक है, हो सकता है एक से ज्यादा करे, तो उन्होंने कहा कि n नंबर ऑफ वेव लेंथ वो जनरेट कर रहा है, दैट मीन्स m नंबर ऑफ वेव्स को वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से उन्होंने क्या कहा, दैट मीन उन्होंने कहा कि लेमडा क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू 2πr अपॉन n। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि लेमडा आपका क्या होता है, लेमडा आपका होता है h अपॉन mv होता है। ठीक है, तो उन्होंने इस लेमडा की वैल्यू यहां रखी, ये आपके किसने, डी ब्रोगली ने अभी दिया था अपने ड्यूअल नेचर इक्वेशन में। ठीक है, तो उन्होंने इसकी वैल्यू यहां रखी 2πr अपॉन n h अपॉन mv। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सिंप्लीफाई किया इसको और क्या बना यहाँ पे, mv को यहाँ लेके गए, 2π को नीचे लेके आए तो बन गया mvr, और इसको ऊपर लेके गए nh अपॉन 2π को नीचे लेके आए 2π। ठीक है, ये इक्वेशन निकल गई। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है nh अपॉन 2π का ही फैक्टर होगा, एंगुलर मोमेंटम की हमेशा वैल्यू आपकी यही आएगी। तो अब जाके आपके जो ये नील बॉर थे उनका कंसेप्ट प्रूव होता है, और ये कंसेप्ट आपका किसने प्रूव किया, नील बॉर ने प्रूव नहीं किया, आइंस्टीन ने प्रूव किया। ठीक है, तो नील बॉर ये सारी चीजें देख तो रहे थे बट वो समझ नहीं पाए थे, क्यों, क्योंकि उनका जो मॉडल प्रपोज हुआ था तब तक आपका डी ब्रोगली का कंसेप्ट नोन नहीं था
कि आपका कोई भी मैटर हो जिसमें मास m है, या हम कहें कोई भी पार्टिकल हो जिसमें मास m है और v वेलोसिटी से घूम रहा है, उसमें दो टाइप के नेचर होंगे। पार्टिकल नेचर, दैट मीन्स वो घूमते घूमते उसमें मोमेंटम जनरेट हो जाएगा, साथ ही साथ वो वेव नेचर भी शो करेगा कि वो घूम रहा है। तो कुछ उन्होंने अपनी रिलेशन से बताया, क्योंकि वो मोमेंटम पोज कर रहा है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ आपकी वो वेव लेंथ को भी एमिट करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ कंसेप्ट आपका आइंस्टीन ने आपका नील बोर का कंसेप्ट जो बोर क्वांटाइजेशन का था वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी बॉडी हो जिसमें भी मास है m है, ठीक है, वो अगर घूम रहा है, चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसमें मोमेंटम जनरेट होगा। ठीक है, और क्योंकि मोमेंटम जनरेट होगा दैट मीन्स उसमें पार्टिकल नेचर है, और साथ ही साथ यहाँ देखो मोमेंटम और लेमडा में रिलेशन बताया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि साथ के साथ वो कुछ ना कुछ आपकी वेव लेंथ, कुछ ना कुछ वेव जनरेट करता जाएगा जिसकी वेव लेंथ लेमडा होगी। ठीक है, तो इस इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपके आइंस्टीन बहुत ज्यादा खुश हुए। वो कहे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आ गया और मैं तो टाइम मशीन बनाऊंगा। तो सब हैरान थे कि टाइम मशीन कैसे बनाओगे, क्योंकि टाइम मशीन तो आपका फ्यूचर पास्ट सब कुछ बताती है। तो उन्होंने क्या कहा बेटा कि आपकी कोई भी बॉडी जिसमें मास m हो, वो v वेलोसिटी से चल रहा है, उसमें मोमेंटम जनरेट हो रहा है, यानी कि उसमें पार्टिकल नेचर है, साथ ही साथ आपका मैटर है, तो हर एक मैटर में आपका वेव नेचर भी होता है। ठीक है, मोमेंटम और वेव के बीच में रिलेशन बता दिया, यानी कि वेव नेचर भी होता है, वो साथ के साथ वेव्स भी जनरेट करता जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन आपका मूव करते करते अपने पीछे इस तरीके की वेव्स जनरेट करता हुआ जा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, सब में कुछ ना कुछ मास होता है। मैं अपने भी बात करूं तो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, मास है और मैं अगर घूम रही हूँ, यहाँ से चल रही हूँ v वेलोसिटी से, तो मैं मोमेंटम भी पॉजेस कर रही हूँ, मेरे अंदर मोमेंटम है, दैट मीन्स मेरे अंदर पार्टिकल नेचर है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जिसके जो भी मैटर है उसके अंदर दो नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। यानी कि पार्टिकल नेचर तो समझ में आ गया, बट वेव नेचर, जैसे मैं चल रही हूँ मेरे पीछे से वेव्स जनरेट हो रही, मेरी बॉडी कुछ ना कुछ वेव्स जनरेट कर रही है। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ हाथ से, यानी कि मेरे हाथ की मूवमेंट भी कुछ ना कुछ पीछे वेव जनरेट कर रही है। ठीक है, तो इन वेव्स को अगर पढ़ने का, ये जो बॉडी से जो वेव्स निकल रही है, चाहे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, चाहे प्रोटॉन निकाल रहे हो मूव करते टाइम, या हम कहे चाहे आपका फोटोन निकाल रहे हो, चाहे ह्यूमन बॉडी निकाल रहे हो, चाहे आपका एलिफेंट निकाल रहा, कुछ भी निकाल रहे हो जो वेव्स, अगर इस वेव को स्टडी करने की कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या मशीन जनरेट हो जाए तो क्या होगा कि आपने वेव जनरेट, किसी भी बॉडी ने वेव जनरेट कर दी। अब वेव एक जगह पे परसिस्ट होती है, काफी इन्फिनिटी टाइम के लिए एक ही जगह रुकी रहती है वो। ठीक है, आपकी बॉडी ने जो वेव जनरेट की वो भले ही मैं यहाँ से चली जाऊं बट वो वेव्स यहीं पे प्रेजेंट होगी। तो इन वेव्स को अगर स्टडी करने का तरीका या मशीन मिल जाए तो ऑटोमेटिकली हम बता सकते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में पास्ट में क्या हुआ होगा। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी से या मोमेंटम के हिसाब से हम उसके फ्यूचर में होने वाली चीज, यानी कि फ्यूचर में किस तरीके की वेव्स, पास्ट की वेव को स्टडी कर लेंगे तो उससे अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में उसकी बॉडी किस तरीके की वेव्स जनरेट करेगी, उसकी फ्यूचर लाइफ क्या होगी। ठीक है, तो बट ये चीज आइंस्टीन के दिमाग में चल रही थी, बहुत इंटेलिजेंट थे, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट निकाल रहे थे वो। ठीक है, बट आपके डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि आप मेरी एक बात मानो, अभी मैंने आपका कहा था कि लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन m v। अगर मैं, ये मेरी इक्वेशन है, ड्यूअल नेचर इक्वेशन है, अगर हम h की वैल्यू और v वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रख लेते हैं, अगर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है, दैट मींस लेमडा और मास में आपका इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, तो अगर बॉडी ह्यूमन बॉडी है दैट मीन्स उसका मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा लार्ज है, और मास लार्ज होगा तो वो आपकी जो वेव्स होगी, लेमडा जो होगी, वेव जो होगी, उसकी जो वेव लेंथ होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा स्मॉल होगी। लेमडा विल बी स्मॉल, वेरी स्मॉल।
ठीक है। और वो जो स्मॉल वेव है उसको पढ़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। उस पर स्टडी करना और उस स्मॉल वेव से आप फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन करना, पास की इवेंट्स निकालना, ये पॉसिबल नहीं है। साथ के साथ उन्होंने क्या कहा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस केस में क्या है, मास जो है बहुत ज्यादा छोटा है। मास हमने देखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास होता है 9.1 × 10⁻³ केजीज, ठीक है। केजीज के टर्म में ले तो मास बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। यानी कि लेमडा, इनवर्स रिलेशन है मास और लेमडा में, यानी कि जो वेव जनरेट हो रही है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा लार्ज होगी, बहुत ज्यादा लंबी वेव जनरेट करेगा इलेक्ट्रॉन मूव करते टाइम, ठीक है। तो उस लंबी वेव्स को पढ़ना आसान है, बट नॉर्मल अगर ह्यूमन बीइंग की या प्लांट्स एनिमल की आप इनके लिए टाइम मशीन जनरेट करो तो इतनी लार्ज मास की बॉडी की वेव जो होती है, वेव जो निकली है उससे, उस वेव की वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी वेव्स निकलती है जिनके ऊपर स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये तो थ्योरी, मैंने आपको स्टोरी बेसिस बताया है, ठीक है। अगर वैसे भी मैं एक कंक्लूजन बताऊं अगर इस थ्योरी का, तो आपका क्या है, आज हमने देखा डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग कि कोई भी मैटर हो जिसमें मास m हो वो और v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यानी कि वो दो टाइप के नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर एंड आपका वेव नेचर। और इन दोनों नेचर को कहा गया ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकल नेचर मींस आपका क्या है, जैसे किसी पार्टिकल में मान लो मास m है और वो v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो पार्टिकल्स घूमते टाइम हमेशा मोमेंटम जनरेट करेगा, ठीक है। तो जो भी बॉडी जिसमें मास है v वेलोसिटी से घूम रही है और मोमेंटम जनरेट हो रहा है, यानी कि वो क्या है, उसमें कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल की तरह मोमेंटम जनरेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा आपका वेव नेचर, तो वेव नेचर में क्या कहा, किसी में जिस भी बॉडी में आपका मास m है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, उसमें मोमेंटम है, यानी कि वो कुछ ना कुछ आपकी वेव्स जनरेट कर रहा है जिसकी लेंथ लेमडा है। दैट मीन्स आपका क्या है, हर एक बॉडी जो जिसमें भी मास m है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है, वो साथ के साथ आपकी वेव्स भी जनरेट कर रही है, दैट मीन्स उसमें वेव नेचर भी है, ठीक है। आपकी दो इक्वेशंस जो हमने पढ़ी बेटा ड्वेल नेचर की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आते हैं काफी बार उस पे। दूसरी बात क्या है कि आपके आइंस्टीन ने आपके जो नील बोर के बोर क्वांटाइजेशन का जो कांसेप्ट था उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका कंपटीशन एग्जाम में लेमडा और मास के बीच में जो रिलेशन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आज का कांसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।